सभी साथियों को मैं कौशिक कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सक्षमता परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो ये भी कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि 5 वर्ष बाद क्या होता है कि लोकसभा भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होते। प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी वीएस रामा देवी। कौन थी? वीएस रामा देवी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बाद गठन कब हुआ? तो राज्यसभा की पहली बाद गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए आप कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक जो हुई वह 13 मई 1952 को हुई। कब हुई? 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये अधिसूचना जारी करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देख लीजिए कि केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो ये कानून बना सकती है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत होने पर। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल अधिकतम 6 माह हो सकता है। कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह। अगला प्रश्न है आपका कि किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा व नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन व द्वीप, इनका राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन में होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को जब त्यागपत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में, जब निर्णय किसी तरफ न जाता हो तो उस टाइम उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से उपराष्ट्रपति थे? 12वें उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देख लीजिए कि
उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो कुल कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो कम से कम 20 अनुमोदन होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो राष्ट्रपति का विवाद हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद हो, दोनों को सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का क्या है? वर्णन है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ये ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। किस देश के सम्राट से? ब्रिटेन के सम्राट से। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? तो ये भी राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग क्या कराता है? संचालित करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो ये चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने पर क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये रिलेटेड है अनुच्छेद 60 से। किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 60 में कहा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो ये चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे। आप सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो कार्यकाल खत्म होने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अगला प्रश्न है वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है? आवश्यक है। अगला प्रश्न है लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो आपको पता है कि लोकसभा में आपका 2 सदस्य और राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए भारत के राष्ट्रपति को
कौन सलाह देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संघीय मंत्री परिषद क्या करता है? सलाह देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो ये एम हिदायतुल्ला रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। अगला है कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? जब कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, जब किसी देशों से युद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि क्षमादान हर साल मामला ये उठता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में भारतीय राष्ट्रपति ने वीटो अपना उपयोग किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो ये ग्रहण करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अध्यादेश जारी का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। कौन सी अधिकार है? विधायी अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद व विधानसभा सदस्यों द्वारा क्या होता है? चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो ये 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। कौन सी बनी थी? 12वीं बनी थी। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, चुने गए हैं? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को पता है, ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव कैसे हुआ? तो ये संविधान सभा द्वारा ये क्या हुए थे? चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों भारतीय संसद के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के कुल 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो अस्थायी सदन राज्यसभा है। अस्थायी सदन की बात करें तो वो कौन सा है? लोकसभा है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो वो राष्ट्रपति है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो आपका ये 6 महीना हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक से रिलेटेड होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? ये कभी नहीं करता है। क्या करता है? कभी नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये दोनों प्रश्न भी आइए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? ये शून्यकाल भारत की देन है। आपको बता दूं कि शून्यकाल की कोई चर्चा हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? ये प्रश्नकाल प्रथम विषय होता है।
नेक्स्ट है, किसी विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। ये संविधान संशोधन विधेयक, किस विधेयक को? संविधान संशोधन विधेयक को। अगला प्रश्न है, संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो ये संसद ही करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो ये 1989 में हुआ। अस्थायी संसद का भारत में कब तक रही है? तो अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक रही है। कब तक? 17 अप्रैल 1952 तक। अगला प्रश्न है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो ये 1927 में पहली बार पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो इस संसद का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो ये भी संसद का नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर दोनों का संयुक्त बैठक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो निचला सदन होता है वो लोकसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है। संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो ये कौन होता है? राज्यसभा होता है, जो अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में क्या करता है? वर्णित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता ही राजनीतिक शक्ति का क्या है? आधार है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? ये संसदीय व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संविधान के प्रस्तावना को। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। दादरा और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। किसके? पुर्तगाल के। अगला प्रश्न है कि विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो ये 10 वर्ष तक भारत में निवास करेंगे तभी उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त था, लेकिन अब वो क्या हो गया? समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कुल 6 हैं। पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में कुल मूल जो मौलिक कर्तव्य है उसकी संख्या कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है आपका, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? ये 6 माह प्रभावी रहता है।
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो भारत में मताधिकार के लिए 18 वर्ष की सीमा आयु निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संघ की राजभाषा है हिंदी। क्या है भारतीय संघ की राजभाषा? हिंदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? तो इसका निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में किया गया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया? ये किया था पीके शनमुखम शेट्टी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो ये भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो 3 सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों संसद के सत्र हैं। अगला है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि जब भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला प्रश्न, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी? तो वो थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। अगला प्रश्न है, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, ये सभी पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर के.आर. नारायण। कौन थे? डॉक्टर के.आर. नारायण। नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो 3 बार की, 1962, 1971, 1975 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को पता है कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है, किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। किस देश में? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है आपका कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो अभी नीति आयोग है तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? ये मोरारजी देसाई बने थे। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन सभी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किससे कार्य किया है? तो ये कार्य किया है गुलजारी लाल नंदा ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे हैं? तो ये रहे हैं चौधरी चरण सिंह। कौन रहे हैं? चौधरी चरण सिंह।
अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रम से किसने संभाला? तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? तो मूल अधिकार को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई थी और भारतीय संविधान में वहीं से मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? ये भाग 3 को कहा है। कितने भाग को? भाग 3 को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा है। क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17 में छुआछूत से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो सूचना का अधिकार 19 के क में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो 21 के क में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी बच्चों के साथ आप शोषण नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार हो गया है। कैसा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अधिकार है अनुच्छेद 25 में। किस में है? अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। किसको है? संसद को। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो ये केशवानंद भारती बाद में दिया गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसे अधिकार है? ये मूल अधिकार है। कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों को हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की लागू करने के लिए रिट दायर की जाती है। कहाँ की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में। कहाँ? उच्चतम न्यायालय में। अगला प्रश्न है, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? तो हेबियस कॉर्पस। कौन सी? हेबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये भाषण स्वतंत्रता में निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 23 में क्या वर्णन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? वर्णन है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? या अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? तो राज्य की सदस्यता। क्या है? राज्य की सदस्यता। अगला प्रश्न है आपका कि नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? तो देशद्रोह के आरोप में वो आरोप सिद्ध होने पर यह छीन जा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से क्या किया गया है? लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगला है, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को केवल एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? तो 1955 में लागू किया। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के लिए विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? तो 1955 अधिनियम में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो 7 वर्ष है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ये नीति निर्देशक तत्व कौन है? नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? ये कनाडा से। संविधान सभा में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश के से उधार लिया है? तो इंग्लैंड से उधार लिया है। कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था से भारतीय संविधान ने किस देश की संविधान से ली है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो ये इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ये सभी संविधान के स्रोत हैं जो अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। अगला है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान को तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? तो ये ली गई जर्मनी के बीमार संविधान से। कहाँ से ली गई? जर्मनी के बीमार संविधान से। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार संयुक्त के बीमार संविधान से प्रेरित है। यानी ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये भी लिया गया है। पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने की। किसने की? मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो साइमन कमीशन भारत यात्रा पर 1928 ईस्वी में आया। कब आया? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 23 फरवरी 1942 ईस्वी कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो ये किया सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने। किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो ये मनाया था कलकत्ता में। कहाँ मनाया था? कलकत्ता में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ? किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कर दी थी। किसने? नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी
किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। गांधी जी बस एक ही गोलमेज, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भाग लिए थे। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, असहयोग आंदोलन को शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक चित्तरंजन दास ने लिखी। किसने लिखी? चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या कर दी थी उधम सिंह ने। किसने की? उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर गांधी जी ने क्या किया था? पैदल चला था। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? ये रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या की थी? लौटा दी थी। अगला प्रश्न है आपका कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई। कहाँ की गई? इलाहाबाद में। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न है आपका, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 ईस्वी में किसने की? महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो ये सिंगापुर में की गई। कहाँ की गई? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। अगला प्रश्न, 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसका कारण था इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना समीमुल्लाह एवं आगा खान ने की थी। किसने? समीमुल्लाह एवं आगा खान ने। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। अगला है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नेहरू ने। किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने। अगला प्रश्न है आपका,
1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष जेल हुई? तो 6 वर्ष की क्या हुई थी? जेल हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में पृथक हो गया था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था अरविंद घोष ने। किसने कहा था? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन 1911 में क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अरविंद घोष का बचाव किया था CR दास ने। किसने किया था? CR दास। अगला है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। अगला है, कामागाटामारू क्या है? तो कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम था कामागाटामारू। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत क्या था? वंदे मातरम। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो गणपति उत्सव का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। कौन था? आगा खां। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी जहाँ से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की वो था चंपारण। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्प लिया था? ये लिया था वर्ष 1940 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो वो था, कौन सा राज्य था? हैदराबाद राज्य को बलपूर्वक क्या किया गया था? मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ये दिया था वर्ष 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन का शुभारंभ वर्ष 1920 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 1920 में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया था? वापस ले लिया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? महान वृद्ध व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? ये 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ? पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह था सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले
वो भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक। किसकी? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग जो अभी वर्तमान में नीति आयोग में बदल गया है, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो जवाहरलाल नेहरू अभी तक वर्तमान में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, जो लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता है। अगला प्रश्न है आपका कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू हुई। किस देश में? ब्रिटेन में। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है? तो ये प्रधानमंत्री में क्या है? निहित है। अगला प्रश्न, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? ये कुल 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? वो बने गुलजारी लाल नंदा। कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। कौन बने? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? वो थे HD देवगौड़ा। कौन थे? HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न है आपका, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? वो थे चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो समस्त सत्ता मंत्री परिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है? ये 6 माह तक रह सकते हैं। कितने? 6 माह। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 75 से संबंधित है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करता है। कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्री परिषद रख सकती है? ये विश्वास प्रस्ताव को रख सकती है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका, भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से? लोकसभा से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम
प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न, मैडम भिकाजी कामा रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वो था पैट्रियट। कौन था? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई। नेक्स्ट है आपका, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कौन हुआ? तो होम रूल आंदोलन का सूत्रपात हुआ कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थी? तो ये थी डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन थी? तो वो थी केसरी। कौन थी? केसरी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। अगला है, बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो ये लड़े थे दादा भाई नेहरू जी। किसने लड़े थे? दादा भाई नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो ये हुआ 1883 ईस्वी में। अगला है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ टैगोर। अगला है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो इसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? ये इसका नाम है मार्लियामेंटो सुधार। क्या नाम है? मार्लियामेंटो सुधार। अगला प्रश्न, भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? ये थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ।